जय हिंद एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ जो है हमारे पास केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो यार मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में जैसा आपने देखा हमारी पहली वीडियो अपन क्या कर रहे हैं श्योर शॉर्ट पीवाईक्यू सीरीज। तो मैं जब पीवाईक्यूज करा रहा था तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर क्यों ना पूरी थ्योरी को आप एक बार बहुत तसल्ली से हम लोग को एक बार करा दें। तो यार उसी सीरीज में मैं आज आपके पास लेके आया हूँ वन शॉट केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बस आप मेरी बात को तसल्ली से सुनते रहना और स्टार्ट करते हैं केटीजी थर्मोडायनेमिक्स को। सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, पूरे चैप्टर में केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है वो आपका मेरे पहले पेज पे ही आपको एक प्रोफाइल दिख जाएगा। वी मोस्ट प्रोबेबल, वी आरएमएस और वी एवरेज के स्पीड के रिलेशन के बीच में, फिर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी और डिफरेंट जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं जो कि जैसे मान लो आइसोबारिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक हो गया और आइसोकोरिक हो गया और डिफरेंट जो हमारे पास जो अपन पढ़ते हैं बीटीसी पढ़ने गए विदेश के ट्रिक के साथ, जो लॉज हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, के लुजेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, वो सारी चीज़ें अपन कर रहे होंगे। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जब इस पूरी वीडियो को देख लेना तो जो भी जितने फॉर्मूले हैं उसको एक रफ शीट में लिखना और लिखने के बाद उस पर प्रैक्टिस जरूर करना। और जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो इसी के जस्ट नीचे मैं आपको पीवाईक्यूज वाली वीडियो लिंक कर दूंगा। तो लेट्स सी, हमारी पहली स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। तो यार पहली बात मैं आपको बता दूं, जब अपन यहाँ देख रहे हैं केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये समझ में आना चाहिए कि पीवी इज इक्वल्स टू व्हाट, एनआरटी। जब मैं यहाँ बोलता हूँ पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ये जो हमारा पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी है, यहाँ पे मुझे ब्लैक या रेड कलर ले लेने दो, ठीक है। अब देखो जब हमने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिया है तो ये एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम करके आपको हेल्प करवा देगा करने में। यहाँ पे आपके आर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 8.314 जूल पर मोल केल्विन है। अब याद रखना पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी जो हमारे पास होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, यहाँ पे सब कुछ क्या होता है एसआई यूनिट में लिखना होता है। सारी चीजें क्या है एसआई यूनिट में। अब हमें पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी तो समझ में आता है लेकिन पीएम इज इक्वल्स टू रो आरटी नहीं समझ में आता है। माय डियर फ्रेंड, हमें जब पीएम इज इक्वल्स टू रो आरटी नहीं समझ में आता है तो क्या करेंगे अपन, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी जो होता है, अब मोल क्या होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल्स टू आरटी। अच्छा, ये गिवन मास और मोलर मास में अगर आप इसको यहाँ भगाते हो तो आपके पास PMW यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन में वॉल्यूम आरटी। माय डियर फ्रेंड, ये गिवन मास ही तो रो है, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम ही तो डेंसिटी है। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि PM इज इक्वल्स टू व्हाट, रो आरटी। एक बात बहुत ध्यान से समझना कि जो भी अपन पढ़ रहे हैं, जैसे पहला हो गया पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास पीएम इज इक्वल्स टू रो आरटी। बहुत बार देखा गया है कि रॉ क्वेश्चन में एकदम रॉ डेटा भी हम नहीं पुट कर पाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कौन सा वेरिएबल क्या है। यहाँ पे एम क्या है हमारे पास, मोलर मास, ठीक है माय डियर। अब हमारे पास वी आरएमएस, वी एवरेज और वी मोस्ट प्रोबेबल याद ही करना है किसी भी हाल में। तो जब मैं बोल रहा हूँ वी आरएमएस, तो आरएमएस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वी एवरेज सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी। वी मोस्ट प्रोबेबल मतलब वो वेलोसिटी जो हमारे पार्टिकल्स के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल के पास वो वेलोसिटी जिसने एक्वायर कर रखी है, और उस वेलोसिटी को वी मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं। अब देखो यार क्या बोलते हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट। आपसे डिफिनेशन नहीं पूछने वाला है, आपसे फॉर्मूला पूछेगा। तो आपको फॉर्मूला देखना है। वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 3RT अपॉन में MW। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो अगला पॉइंट है रूट में 3P अपॉन में रो। माय डियर, यहाँ पे कई बार नीट ने इस क्वेश्चन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इस पॉइंट पे कि क्या होगा अगर प्रेशर बढ़ाएंगे या घटाएंगे। What will be impact on VRMS if pressure increased or decreased? My dear friend, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली बात है कि प्रेशर को बढ़ाने से या घटाने से VRMS पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रेशर के बढ़ने या घटने को डेंसिटी का बढ़ना और घटना कंपनसेट कर रहा होगा। ये बात मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट बेस में आ सकता है और आया भी हुआ है। So mark it and just see next point we have is what, V average velocity। एवरेज वेलोसिटी जो हमारे पास है अंडर रूट 8RT अपॉन में पाई एम। हियर मार्क MW इज अगेन मोलर मास। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टर्म्स में आंसर दिया, ये फॉर्मूला दिया हुआ है जो हमें याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना V मोस्ट प्रोबेबल अंडर रूट 2RT अपॉन में M। वी आरएमएस, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल
ये केवल यहाँ पे फॉर्मूले के फॉर्म में याद करना तो ठीक है, बट माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन हमेशा रेशियो के फॉर्म में आता है, तो हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी देखना होता है। जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा था कि हमारे पास VRMS है, V एवरेज है, V मोस्ट प्रोबेबल है। जो भी यहाँ पे अपन चीज देख रहे थे, जैसे √3 RT अपॉन में m है, 8 RT अपॉन में पाई m है, और V मोस्ट प्रोबेबल √2 RT m है। माय डियर फ्रेंड, अगर क्वेश्चन कैसा आता है, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ V मोस्ट प्रोबेबल ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। यहाँ पे अब आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे वो मार्क भी करता है, कभी कभी क्या बोलेगा एट टेम्परेचर T1 देन फाइंड एट टेम्परेचर T2। कभी कभी क्या करेगा, आपके पास एक क्वेश्चन दिखाता हूं, कैसे बोलता है कि मान लो आपके पास VRMS है, आपके पास क्या है माय डियर, VRMS है, जो कि √3 RT अपॉन में m होता है। क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि VRMS हाइड्रोजन का और हीलियम का चाहिए उनका रेशियो। तो आपको क्या करना है, कभी कभी क्या करता है, इसमें भी दो प्रोफाइल आता है, कभी आपको एक टेम्परेचर हाइड्रोजन का VRMS एट टेम्परेचर गिवन होगा और आपको हीलियम का VRMS पूछेगा एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस प्रकार की प्रोफाइल आती है हमारे इस पर्टिकुलर जो फॉर्मूले हैं। जैसे आपसे पूछ देगा VRMS और V मोस्ट प्रोबेबल का रेशियो, तब तो आपको समझ में आता है, फॉर्मूले से आपने कटी पिटी कर दी, आपको समझ में आ जाता है। बट यहाँ पे जब हमें टाइम बचाना है, अगर वहां पे लिख दिया मान लो VRMS जो हमारे पास √3 RT अपॉन में m है, अगर बोलता है व्हाट विल बी रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम्स VRMS, तो और उसमें एक पॉइंट मेंशन कर दिया कि टेम्परेचर सेम है, तो अपन क्या करेंगे, VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना माय डियर फ्रेंड, आपने देखा जब VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस है, देन मतलब VRMS ऑफ 1 is to VRMS of 2, it will become what, MW अंडर रूट में MW1 MW2 अपॉन में MW1। ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेशियो लेंगे तो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे पहली स्लाइड में जो हमें देखना था, ये फॉर्मूले वाली पॉइंट हमने डिस्कस कर ली। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही हमारा फॉर्मूले वाला पॉइंट डिस्कस हो चुका है, अब मैं आपको ये वाली बात बताऊंगा कि जो भी हमारे पास ये वाले सेक्शन हैं, जैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितना होता है सिस्टम का, हाफ m VRMS का होल स्क्वायर। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी nRT 3/2 nRT। एक अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अपन देखेंगे, VRMS V एवरेज V मोस्ट प्रोबेबल में सबसे बड़ा कौन सा है। माय डियर फ्रेंड, VRMS V एवरेज V मोस्ट प्रोबेबल, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये हर टेम्परेचर पे वैलिड है, इट इज वैलिड एट ऑल टेम्परेचर। My dear friend, this relation VRMS is greater than V average and is greater than V most probable, and all these things are greater than velocity of sound. अब ये सब किसी भी टेम्परेचर पे वैलिड है। आई थिंक आपको पूरी स्लाइड पहली वाली क्लियर है। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास जो हमारे पास अगली स्लाइड है वो किसके बारे में बता रही है माय डियर फ्रेंड, आप देखेंगे इट इज अबाउट व्हाट, इट इज अबाउट आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। माय डियर फ्रेंड, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारा अगला टॉपिक है, ये बेसिकली क्या बताता है, बहुत संक्षिप्त में देखना, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बट आपको f की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि जितना भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है वहां पे NFRT f/2 ये सारी चीजें आपको टर्म दिखेंगी, तो आपको पता ही नहीं कि f क्या होता है, देन हाउ यू विल बी एबल टू डू इट। तो अब देखते हैं हम लोग यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर समझते हैं तो basically what it is what number of mode in which particle can have energy। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो ये क्या है, बेसिकली इट इज नंबर ऑफ वेज इन विच पार्टिकल कैन हैव एनर्जी, वेदर इट मे बी व्हाट, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। जब मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसलेशनल की, तो कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी या जो उसकी एनर्जी है वो तीन फॉर्म में हो सकती है, या तो एक्स एक्सिस में, या तो वाई एक्सिस में, या तो जेड एक्सिस में। जब मैं बात कर रहा हूँ रोटेशनल की, तो या तो वो एक्स एक्सिस के हिसाब से घूमे, या तो वाई एक्सिस के हिसाब से घूमे, या तो वो जेड एक्सिस के हिसाब से घूमे, ठीक है। और रोटेशनल मतलब आपकी मैं ये बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, बेसिकली हमारे पास जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है एट टेम्परेचर, ये कब होता है, जब टेम्परेचर एबव 500 केल्विन है, और उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है 3n-5 एंड 3n-6 लीनियर मॉलिक्यूल के लिए और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपने पढ़ा होगा लीनियर मॉलिक्यूल है, तो ऐसे ही हमें एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है,
मैं बहुत जल्दी कवर करने का कोशिश करूंगा, बिकॉज आपकी ये वन शॉट रिवीजन सीरीज है। पूरा केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स को इस तरीके से रिवाइज करना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता चल जाए। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास है ईच वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज काउंटेड ट्वाइस, वन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड वन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। माय डियर फ्रेंड, दिस इज समथिंग टू बी नोटेड बाय यू। ये क्या है कि अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें मोनो एटॉमिक के लिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 3, डाई एटॉमिक के लिए बात करें तो 5, और डाई एटॉमिक के साथ साथ अगर वाइब्रेशनल भी टेकन है, मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इंक्लूडेड है, मतलब कब, जब टेम्परेचर 500 केल्विन 5000 केल्विन से ज्यादा है। ट्राई एटॉमिक की मैं बात करूं तो यहां पे जब वाइब्रेशन नहीं लिया जा रहा है तब लीनियर के लिए कुछ और नॉन लीनियर के लिए कुछ और। ये सवाल कई बार पूछा गया है। लीनियर में 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, अगर 6 हुआ तो 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी पीवाईक्यूज में जब आपको कराऊंगा शाम में तो आप देखेंगे ये सारी चीजें वहां पे होंगी। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैक्सवेल इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। जैसे यार देखो अभी हमने पढ़ा ईच मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने पढ़ा, ट्रांसलेशन के लिए क्या होगा, रोटेशनल में कितनी हो सकती है, वाइब्रेशनल में कितनी हो सकती है। तो यार जब डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी कितनी है, वो वाली पॉइंट बात करने जा रहे हैं। मैक्सवेल साहब ने क्या कहा था, फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी एसोसिएटेड विथ 1 मोल। जैसे मैं बात करूं 1 मोल मॉलिक्यूल इज व्हाट 1/2 kT। अब आपको समझ में आ रहा होगा भैया के क्या है। के है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये होती है, और अगर हम के को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो आता है वो है आर, दैट इज व्हाट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब देखना एनर्जी फॉर एफ, दैट इज मतलब कि ये कितने के लिए है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है ½ kT और 1 मोल के लिए है, मतलब एफ की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है और एन की वैल्यू भी 1 है, तो ½ kT है। जब मैं बात कर रहा हूं what will be energy associated for f degree of freedom and along with that for n mole, so it will become what NFRT/2, that is what NFRT/2। ये बात समझ में आ रही होगी, NFRT/2 ये वाली बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास। यहां पे हमें क्या सीखने वाला पॉइंट है कि एनर्जी फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर n मोल विल बी व्हाट NFRT/2। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे। आगे यार ये जो भी पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं। देखना, जैसे मैं तुम्हें बोला कि सम गैस लॉज आर देयर, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रहे थे, PV = nRT। अब उसके पीछे की कहानी तो देखें, आखिर वो आया कहां से। तो यार हमारे पास जो बेसिक लॉज है, पहला है बॉयल्स लॉ। जैसे मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूं, बहुत हमारे टीचर और सभी लोग ये ट्रिक बचपन से अपन याद करते आ रहे हैं, BTC पढ़ने गए विदेश। मतलब एक हमारा प्रोसेस है और उसमें क्या कांस्टेंट है, इस तरीके से है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, गेल-लुजिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो मतलब बॉयल्स लॉ में अगर मैं बात करूं, हमारे पास बेसिकली जब मैं बात करूं बॉयल्स लॉ की, जब मैं बात कर रहा हूं बॉयल्स लॉ की, तो हमारे पास क्या है भैया, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, BTC पढ़ने गए विदेश। तो BT मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब PV = nRT वाला ये N and R फॉर अ पर्टिकुलर गिवन सिस्टम इज ऑलरेडी सेम। मतलब ये वाला जो टर्म है इट विल व्हाट ऑलवेज बी सेम, मतलब कांस्टेंट। कहने का मतलब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में आपको अगर दिखेगा तो P1 V1 इज इक्वल टू व्हाट P2 V2। बात समझ में आ रही है। अब सवाल आता है सर बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बात समझ में आ रही है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बात समझ में आ रही है। अब देखना यहाँ पे जो ग्राफ बनता है ना, उसके ऊपर बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारे पास जो ग्राफ बनता है उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे ही मैंने बोला P1 V1 इज इक्वल टू व्हाट P2 V2, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप जब देखोगे P वर्सेस V का ग्राफ, मैं यहाँ पे P वर्सेस V का ग्राफ बता रहा हूं और आप कमेंट सेक्शन में P वर्सेस 1 में V का ग्राफ अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो बस ये लिखना, सर वी इमेजिन दिस P वर्सेस 1/V का ग्राफ। माय डियर फ्रेंड, जब यहाँ पे P वर्सेस V का ग्राफ देख रहे हो आपके पास, तो डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास कर्व बना हुआ है
और अब ये आपको बताना है कि ये कर्व किस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रही है। तो माय डियर फ्रेंड ये क्या है बेसिकली, पीवी इज इक्वल टू व्हाट, एनआरटी, 1/x का जो ग्राफ होता है वो बेसिकली इसी तरीके से है। अब देखो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि हमको पता तो है जो कर्व है वो टेम्परेचर दे रहा है, ये जो कर्व है वो टेम्परेचर दे रहा है। हमसे पूछा भी जाता है इफ P वर्सेस V ग्राफ इज गिवन फॉर बॉयल्स लॉ देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन T1 T2 T3। अब देखना बहुत ध्यान से, जब ये P वर्सेस V का ग्राफ है हमारे पास, हमें T1 T2 T3 में रिलेशन स्टेब्लिश करना है। एक बात तो हमें पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इस कर्व के लिए भी और इस कर्व के लिए भी। तो हमारे पास ये भी पता है कि ये कर्व टेम्परेचर दे रहा है, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू पहले वाले का टेम्परेचर, P2 V2 इज इक्वल टू दूसरे वाले का टेम्परेचर, रिलेशन मिल जाएगा। अब देखना हमें बताना है ये वाली जो हमारा प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। कहने का मतलब C और D एक प्रोडक्ट है जो कि कांस्टेंट है। अगर मैं एक को फिक्स कर दे रहा हूं तो मान लो CE है, CF है, मैंने एक को फिक्स कर दिया C है। अब ये वाला जो प्रोडक्ट का वैल्यू आ रहा है वो कितना बड़ा होगा, वो DEF पे डिपेंड कर रहा होगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट को फिक्स करेंगे, एक कांस्टेंट को यहां पे अपन फिक्स करेंगे PV वाले में। हमने बोला कि लेट्स फिक्स वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम फिक्स कर दिया इन तीनों कर्व के लिए, अगर मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया तीनों कर्व के लिए, तो जिस भी कर्व में हमें क्या चाहिए, P1 मतलब PV का प्रोडक्ट बड़ा चाहिए। अगर मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया और मुझे चाहिए टेम्परेचर उसका बड़ा होगा जिसका प्रेशर बड़ा होगा। कहने का मतलब अगर वॉल्यूम फिक्स है, प्रेशर जिसका बड़ा होगा प्रोडक्ट उसका बड़ा होगा, जैसे अपन यहाँ पे देखे थे। मतलब यहाँ पे प्रेशर P3 है, ये P2 है और ये P1, मतलब T3 वाला बड़ा होगा। मतलब हमारे पास रिलेशन निकल के आ जाएगा T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड इज ग्रेटर देन T1। नाउ लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये वाली बात, इसको हटा देते हैं, लेट्स इरेज this and you'll see। ठीक है भाई, अब यहां तक बात समझ में आई होगी। अगला लॉ है आपके पास चार्ल्स लॉ। माय डियर फ्रेंड चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ जैसे अपन ने देखा BTC पढ़ने गए विदेश, तो चार्ल्स लॉ इज समथिंग वेयर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अगेन PV इज इक्वल्स टू nRT, BTC पढ़ने गए विदेश, तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है। मतलब आपके पास ये वाली वैल्यू V अपॉन में T इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। भैया ये कांस्टेंट है, हट गया, ये दोनों आपस में कांस्टेंट है। मतलब सिस्टम के लिए V अपॉन में T इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। मतलब V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू व्हाट, V2 अपॉन में T2। ये बात समझ में आ रही होगी। अब यहां पे बहुत बार ग्राफ का क्वेश्चन पूछा गया है माय डियर फ्रेंड। अगेन ग्राफ के कर्व या स्लोप में अगर रिलेशन फाइंड करना है तो एक ही तरीका है, दोनों का प्रोडक्ट में किसी एक पैरामीटर को कांस्टेंट बना लो। अगर एक पैरामीटर कांस्टेंट हो गया तो जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसको निर्धारित करेगा कि वो पूरा टर्म बड़ा है या छोटा है। माय डियर फ्रेंड यहाँ पे अपन देखेंगे हमारे पास चार्ल्स लॉ है, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ये आइसोबारिक प्रोसेस है, ये भी मैं बताना भूल रहा था आपको। टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल। लॉ तो बॉयल्स लॉ है, बट लॉ मतलब ये जो हमारा प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल। यहां पे प्रोसेस आइसोबारिक है लेकिन लॉ है चार्ल्स लॉ। बात समझ में आ रही होगी। अब देखना यार यहाँ पे ये क्या V वर्सेस T का ग्राफ है, ये कैसे आता है, नहीं समझ में आया। PV इज इक्वल टू nRT, मैंने बोला V इज इक्वल टू nRT अपॉन में P, तो ये क्या है, Y इज इक्वल टू mx, Y इज इक्वल टू mx ही तो है माय डियर। देखो यहां पे y एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम, और x एक्सिस पे है टेम्परेचर, तो y इज इक्वल टू mx, मतलब जो कर्व है वो हमें प्रेशर को दे रही है। बेसिकली हमारे पास ये 1 अपॉन में P दे रहा है। अगर आप इस चीजों को काफी डिटेल में समझें, आपको अगर ये चीजें मैथमेटिकली समझ में आती है, अगर नहीं भी आती है तो मैं अगेन यही मेथड अप्लाई करने बोलूंगा आपके पास। बेसिकली आपके पास क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। आपको ये तो पता चल गया कि इसका जो स्लोप है या कर्व है वो प्रेशर दे रहा है। आपसे पूछेगा कि प्रेशर के बीच में रिलेशन क्या होगा, P1 बड़ा है, P2 बड़ा है, P3 बड़ा है। तो माय डियर फ्रेंड बस यही करना है, PV इज इक्वल टू nRT लिखो और V को यहाँ पे इधर भेज दो, nRT अपॉन में P। अब आपको बताना है कि P बड़ा है, कौन सा P बड़ा है। तो जब आप यहाँ पे रिलेशन देखा आपने
P के बीच में, आपने P के बीच में जो रिलेशन देखा वो क्या निकल के आया, वो यही तो है, P इज इक्वल टू वॉट, nRT अपॉन में V। अगर मैंने बोला किसी एक पॉइंट पे टेम्परेचर, किसी एक पॉइंट पे मैंने टेम्परेचर सबको सेम कर दिया, अब मुझे बताना है कि P के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो अगर मैं पर्टिकुलर कर्व में देखूं, अगर देखो ये फिक्स है, मतलब ये बताना है कि ये किस कर्व के लिए कितना बड़ा है। अब अगर मैं बोलूं कि ये वॉल्यूम बड़ा होगा, अगर जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना कम प्रेशर होगा, क्योंकि ऊपर वाली चीज तो फिक्स है ना माय डियर। अगर ऊपर वाली चीज फिक्स है तो डिनोमिनेटर में जिससे आप डिवाइड दे रहे हो वो जितना बड़ा होगा वो वाली क्वांटिटी उतनी कम होगी। तो सिमिलरली अगर मैं T2 फिक्स कर दिया तो यहाँ पे जो P1 है ये वॉल्यूम कॉरस्पॉन्डिंग टू P1, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी व्हाट, लीस्ट, रीजन बीइंग इट इज व्हाट, लार्जेस्ट अमंग देम। तो यहाँ पे हमें पता चल गया रिलेशन P1 इज लेस देन P2 एंड इज लेस देन P3। इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे इतना टाइम दिया गया है इसको बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पे देखेंगे गे-लुजेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। गे-लुजेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम मैं आपको बता दूं, अगेन वही सारी कहानी है। मैं चाहूंगा आप इसको खुद कमेंट सेक्शन में ट्राई करें, सेम पैरामीटर है, आपको इसके बीच में रिलेशन लिखना है, वही कहानी है। अल्टीमेटली इन दोनों के लिए आपको समझ में आ गया तो आपको आगे समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखिए ये है हमारे पास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यार देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, मैं बताता हूं क्यों। जब अपन पिस्टन की बात करते हैं तो वॉगडन वाले जितने सवाल बनते हैं कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जब मैं बोल रहा हूं पिस्टन वाले सवाल, तो पिस्टन हमारे पास दो प्रकार का है, एक मूवेबल पिस्टन और एक इमूवेबल पिस्टन। एक आराम से मूव किया जा सकता है और एक मूव नहीं किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड, जो पिस्टन अपने आप मूवेबल है, मतलब इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाले फोर्स को बराबर बैलेंस कर रहा होगा, तो यहाँ पे एक साइड लिख रहा है प्रेशर बोथ, मतलब बोथ साइड प्रेशर इज सेम, रीजन बीइंग फोर्स अपॉन में एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, दैट इज व्हाट प्रेशर, इट इज सेम एंड इट इज जस्ट ड्यू टू आवर वर्क डन, इट इज व्हाट, यहाँ पे हमने देखा। और इमूवेबल की बात करूं तो प्रेशर दोनों साइड सेम नहीं होता है। अब फॉल्टी बैरोमीटर वाला केस है। बैरोमीटर क्या होता है बेसिकली, बैरोमीटर इज व्हाट विच मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, वैसे नीट में इतना ज्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन कई बार उम्मीद की जाती है कि ये पूछ ले फ्लूइड वाले चैप्टर को मिलाकर। यार देखना, अगर ये मैं बात कर रहा हूं कोई एक लिक्विड कॉलम है, कोई एक मतलब सिलेंड्रिकल कॉलम है जिसमें आपने मरकरी फिलअप कर दिया। अब हमें नापना है कि एट व्हाट हाइट, बेसिकली हमें प्रेशर जो नापना होता है बेसिकली इट इज व्हाट, कितना हाइट ऑफ मरकरी उसमें राइज करी है। तो उसी सब नापने का यहाँ पे मेथड है। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप एक बार पढ़ना जरूर तसल्ली से, सब कुछ बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। इसमें नहीं समझने वाली बात यह है कि आपकी प्रेशर ऑफ मरकरी निकालना होता है। मान लो किसी भी लिक्विड में हम जो रखते हैं प्रेशर ऑफ मरकरी, प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है HROG है ना, दुनिया को पता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमसे मिस होता है, रो ऑफ लिक्विड। जिस भी लिक्विड की अपन बात कर रहे हैं, अगर मरकरी है, ऑयल है, एल्कोहल है, कोई भी चीज है, वहां पे हमारे पास दैट इज व्हाट डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। अब हमारे पास ये वाली बातें हैं, आप एक बार जरूर इसको देखना, नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में निकला, विल डिस्कस अ लिटिल मोर डिटेल अबाउट दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जैसा अपन ने देखा प्रेशर बैरोमीटर, तो या जैसे हमने देखा प्रेशर बैरोमीटर, तो हमें यहां पे ये बात समझ में आई, जो हमारे पास बैरोमीटर में एरर आ रहा था उसका यहाँ पे फॉल्ट कितना है, यही हमारा फॉल्टी बैरोमीटर का टॉपिक होता है। जो भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक गैस प्रेशर है, जो भी मतलब एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से प्रेशर है, वही यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। बाकी मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट शुरू हो जाता है सिस्टम्स। सिस्टम्स में हमारे पास ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ओपन सिस्टम मतलब जहां पे एनर्जी के साथ साथ मास का भी एक्सचेंज हो रहा हो, और हमारे पास अगला है क्लोज सिस्टम, जहां पे मास का एक्सचेंज तो नहीं होता है लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होती है। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है माय डियर, जहां पे ना ही मास एक्सचेंज हो रहा हो और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो रही हो। अब अपन स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
तो यार जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यार जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि अगर तीन बॉडी या तीन सिस्टम है ए बी एंड सी, अगर एक बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी and the same body is in thermal equilibrium with C, then the body B and the body C is also in thermal equilibrium with themselves। बात समझ में आ गई? अगर एक बॉडी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम है, इसका और इसका टेम्परेचर सेम है, तो फिर इसका और इसका टेम्परेचर सेम होगा। यही जीरोथ लॉ कहता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं माय डियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके पास, और यहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरे चैप्टर का हार्ट है ये टॉपिक, हार्ट ऑफ द टॉपिक, हार्ट ऑफ द चैप्टर आप कह सकते हो इसको। क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। माय डियर फ्रेंड, आधी दुनिया को तो ये याद ही नहीं होता है, उन लोग को समझ में नहीं आता है माइनस है या प्लस है। मैं कहता हूं अगर आपको ABCD आता है तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। ABCD आता है तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इजी है रिमेंबर करने के लिए। जैसे मान के चलो ABCDE, मैं पहुंचा PQRSTUVW। यार सब कुछ क्या है? बहुत एक सीक्वेंस फॉर्मेट में है। डेल्टा Q इज इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा W। सब प्लस में करते जाओ, कोई माइनस नहीं है। डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, खत्म कहानी। बाकी होता क्या है? Q हमेशा हीट को डिनोट करता है, डेल्टा मतलब चेंज, दैट इज व्हाट? हीट गिवन, वेदर इट इज हीट लॉस्ट और हीट गेन्ड। ये हो गया। डेल्टा U इट इज व्हाट? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो अपन स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, NFR डेल्टा T अपॉन में 2। ये सारी बेसिक बातें हैं। वर्क डन, वर्क डन बाय गैस क्या होता है? अब देखो यार, ये वर्क डन कभी ऑन द गैस होता है, कभी बाय द गैस होता है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे अपन समझ रहे होंगे। तो यार जब भी वर्क डन बाय द गैस है, याद रखना ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम में लिखा रहता है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत ही रेयर क्वेश्चन होता है जब आपको सोचना पड़ता है, एल्स बहुत प्यार से वो लोग क्वेश्चन में लिखते हैं व्हाट इज वर्क डन बाय द गैस एंड व्हाट इज वर्क डन ऑन द गैस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कब लेना है, बात समझ में आ रही है? जब एक्सपांशन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, जब कंप्रेशन होगा तो वर्क हमारा नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आधी दुनिया को ये चीजें नहीं समझ में आती है। DW इज इक्वल्स टू हाउ PdV। यार मेरी दोस्त, मेरे यार, ये बताओ तुम्हें ये बात समझ में आती है कि हमारे पास जो फोर्स है जो हमारे पास, ये तुम देख रहे हो यहाँ पे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ अच्छे से। वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट? वर्क डन, जो हमारा वर्क डन होता है वो बेसिकली फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मैं बात करूं अगर केवल और केवल मैग्नीट्यूड के टर्म्स में तुम देख लो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यार, या डिस्टेंस ही तुम बोल दो। तुम ये देखो, अगर वॉल्यूम निकालना है मुझे, तो मैं सरफेस, किसी गिवन सरफेस एरिया से उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट रेज करके अगर मैं एक क्यूबॉइड बना दिया तो क्या मुझे उसका वॉल्यूम निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा ना माय डियर? तो यही बात है, अगर मैं बेस एरिया को हाइट से या डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहीं पे अगर मैं ऊपर और नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? फोर्स अपॉन में एरिया इज व्हाट? प्रेशर, एंड DA इज योर D मल्टीप्लाइड बाई A इज व्हाट? स्मॉल वॉल्यूम, और यू कैन से PV। अब चूंकि हम लोग डिफरेंशियल में बात करते हैं तो वो वॉल्यूम स्मॉल dV बन जाता है। यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई? याद रखना, ये वर्क डन पॉजिटिव है और ये वर्क डन नेगेटिव है, केवल और केवल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से। वर्क डन यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे है नेगेटिव है, एरो की वजह से। समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एक्सपांशन है, और वॉल्यूम कम हो रहा है, याद रखना एरो ही बता रहा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, अगर घट रहा है तो नेगेटिव वर्क डन होगा। बात समझ में आ रही होगी? तो आगे बढ़ते हैं माय डियर। यहां पे देखेंगे साइक्लिक प्रोसेस और नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसा होता है। माय डियर फ्रेंड, साइक्लिक प्रोसेस एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव इस बात पे डिपेंड करता है। देखो, पहली बात, ये वाली पाथ और इस वाली पाथ, सिंस इट इज व्हाट? आइसोकोरिक प्रोसेस। कोरिक माने वॉल्यूम सेम।
आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन 0 होता है। अब हमारे पास दो ग्राफ है, एक आइसोबारिक का ग्राफ नंबर 1, एक ग्राफ नंबर 2। तो अभी मैंने दिखाया आपको यहां पे, ये देखो ये क्या है, एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन मतलब पॉजिटिव वर्क डन, ये कंप्रेशन हो रहा है मतलब निगेटिव वर्क डन ना। तो यहां पे देखो, यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हमारा जो एरिया अंडर द शेडेड कर्व है वो कंप्रेशन का है, कंप्रेशन का, और थोड़ा अमाउंट क्या है, सॉरी ये ज्यादा एरिया किसका है, एक्सपांशन का, और छोटा एरिया है कंप्रेशन का। तो पॉजिटिव और उसमें थोड़ा सा नेगेटिव इज व्हाट कंप्लीट पॉजिटिव, दैट इज व्हाट वर्क डन इज पॉजिटिव। जब यहां पे मैं बात करूं तो ज्यादा एरिया अंडर द कर्व इज व्हाट कंप्रेशन का, एंड थोड़ा एरिया अंडर कर्व इज व्हाट एक्सपांशन का। तो यहां पे नेट क्या है, कंप्रेशन हो रहा है, मतलब वर्क डन हमारा नेगेटिव आ रहा है। अच्छा यार एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो अपन पढ़ रहे थे, अब तो पूरा प्रोसेस जैसे हमारे पास है, सारा चीज इसी के ऊपर है। जैसे आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है, पॉलीट्रॉपिक है, एडियाबैटिक है, सारे प्रोसेस के लिए यहीं से हमारा DQ, DU, DW कैलकुलेट किया जाता है। DQ बोले तो क्या है माय डियर, पाथ डिपेंडेंट प्रोसेस है। ये DQ पाथ डिपेंडेंट, कमेंट में मैं चाहूंगा आपसे लिखने के लिए एक्सटेंसिव प्रोसेस का और इंटेंसिव प्रोसेस का एग्जांपल जरूर लिखना कमेंट में। मैं जब बात कर रहा हूं DQ की, तो ये क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, मतलब वेरी प्रोसेस टू प्रोसेस। आइसोबारिक में DQ अलग होगा, क्यों, DQ का फॉर्मूला क्या है माय डियर, DQ का फॉर्मूला क्या है अभी बताता हूं। जस्ट देखो, अभी तुम पहले इस बात को समझो, इट इज वेरिंग फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, मतलब कहीं पे टेम्परेचर 0 है, कहीं पे वॉल्यूम चेंज 0 है, कहीं पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब यही सारी बातें हैं जब अपन DU की बात कर रहे हैं। DU मतलब क्या, डेल्टा U इज इक्वल टू व्हाट, NFR डेल्टा T अपॉन में 2। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो DU है ये क्या है, बेसिकली पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब सेम फॉर ऑल प्रोसेस। जब पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, चाहे वो आइसोबारिक हो या कुछ भी हो, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हर प्रोसेस में डेल्टा U हमारा यही होगा। समझ में आ रहा है? जैसे यहां पे लिखा है F/2 NR डेल्टा T। माय डियर फ्रेंड, एक प्रोसेस आएगा, जब अभी तुम्हें दिखाऊंगा, बस अब अगला प्रोसेस वही लिखा हुआ है, जब हमारे पास आ ही जाने दो। और ये क्या है, वर्क डन। वर्क डन को अभी हमने देखा PdV के बराबर होता है। ये क्या है, ये भी पाथ डिपेंडेंट है, जैसा जैसा पाथ होगा उसके हिसाब से हमारा कंप्रेशन या एक्सपांशन होगा, है ना। तो अब देखते हैं हम लोग आगे। यार ये देखो, अब एक एक प्रोसेस को अपन डिटेल में समझने जा रहे हैं, उसके बाद अपन वाइंड अप कर रहे होंगे ये सारी चीजों को। तो जब हमारे पास यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस में हमारे पास क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास जब आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, मतलब अगेन मैं यही कहूंगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W तो लिखना है। याद रखना, ये क्या था, प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा था, ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, मतलब ये कर रहा था, ये भी कर रहा था, ये नहीं कर रहा था। ये बात समझ में आ गई? अब देखना, जब मुझे डेल्टा Q ही तो लिखना है, अगर मैं ये लिख लिया तो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा मेरा। तो यार ये तो नहीं चेंज होता है, ये तो सबके लिए सेम है, और वो होता क्या है, NFR डेल्टा T। PV इज इक्वल टू व्हाट, NRT। PV इज इक्वल टू NRT। अब हमें समझ में आ रहा है भैया, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, याद रखना, जब प्रेशर कांस्टेंट है आपके पास, तो क्या आप NR, ये तो चीज कांस्टेंट है, मतलब इसके और इसके चेंज में कोई, जितना चेंज यहां होगा उतना ही चेंज यहां होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब जितना डेल्टा यहां है उतना ही डेल्टा यहां है। तो हम NR डेल्टा T को P डेल्टा V लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो, NR डेल्टा T इज व्हाट, F/2 P डेल्टा V। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे हमारे पास जो वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला NR डेल्टा T है, PWV इज इक्वल टू NR डेल्टा T, यहीं पे हमने देखा। अब दोनों में से क्या करेंगे अपन, NR डेल्टा T कॉमन लेंगे तो F/2 प्लस 1 आएगा, और इसको अपन ये भी लिख सकते हैं P डेल्टा V। बात समझ में आ रही होगी? अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जो हमारे पास है, आइसोकोरिक मतलब क्या है, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब PdV,
डेल्टा वी ही जीरो है, मतलब वर्क डन जीरो है। तो मैं आपको कुछ देर पहले दिखा रहा था पीवी ग्राफ में जो वाली, अगर ये पी है और ये वी है, मतलब इस वाले पाथ के अक्रॉस हमारा वर्क डन जीरो होता है। उसका लॉजिक क्लियर हो गया, क्योंकि वर्क डन बाय दिस आइसोकोरिक प्रोसेस इज व्हाट, जीरो। बात समझ में आ रही है। अब dq मुझे कैलकुलेट करना है, dq इज इक्वल टू व्हाट, du प्लस dw। dw जीरो है, मतलब dq केवल और केवल वही होगा NFR डेल्टा टी, और NFR डेल्टा टी को हम लोग F डेल्टा PV लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है और वहां पे प्रेशर कांस्टेंट था। बात समझ में आ रही है। ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा था, यहाँ पे हमारे पास आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट था, तो यहाँ पे वॉल्यूम जितना चेंज होगा उतना ही टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। इस चीज को रेक्टिफाई कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। हमारे पास पूरे फॉर्मूले में हमने देखा कि dq इज व्हाट, अगर dw ही जीरो है तो dq इज इक्वल टू tu, और dq ही हमें कैलकुलेट करना होता है, और du हर जगह फिक्स होता है, दैट इज व्हाट, नफरत बटे में 2, NFR डेल्टा टी अपॉन में 2। आइसोथर्मल की बात करें, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल बोले तो व्हाट, टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल में। अब देखना यहाँ पे डेल्टा u जीरो है, क्यों, क्योंकि डेल्टा u का फॉर्मूला क्या कहता है, NFR डेल्टा टी अपॉन में 2। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर ही जीरो है, मतलब डेल्टा u पूरा प्रोसेस जीरो है। मतलब अगर मुझे डेल्टा q इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस डेल्टा w लिखना है, उसमें ये पूरा प्रोसेस ही जीरो हो गया, मतलब डेल्टा q डेल्टा w के बराबर हो गया। कैसे प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब देखते हैं वर्क डन कितना होता है। वर्क डन आप देखोगे, थोड़ा बहुत मैथ लगाओगे तो ये निकल के आ जाएगा, NRT log V फाइनल अपॉन में, मतलब V वॉल्यूम फाइनल अपॉन में वॉल्यूम इनिशियल। और जैसे हमें पता है उल्टा रिलेशन है, V फाइनल की जगह P इनिशियल लिख दो, मतलब इंटर एक्सचेंज प्रोसेस है भैया यहाँ पे, ये देख लो, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है। अल्टीमेटली यही चीज है, क्योंकि ये जीरो हो गया, मतलब dq इज इक्वल टू डेल्टा w, इसीलिए कहा गया है कि डेल्टा q इज इक्वल, कई बार आया हुआ है, विच ऑफ द स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग। आइसोथर्मल के लिए क्या होगा डेल्टा q, आइसोबारिक के लिए क्या होगा, आइसोकोरिक के लिए क्या होगा। आई होप एंड बिलीव आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज व्हाट, दिस स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा q मतलब हीट चेंज इज व्हाट, जीरो। यहीं पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात याद करने के लिए, डेल्टा q इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस डेल्टा w, भैया यही जीरो हो गया। एडियाबैटिक प्रोसेस में तो यही जीरो हो गया, मतलब अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो इसका नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा, अगर ये कैलकुलेट करना होगा तो इसका नेगेटिव टाइम हो जाएगा। सॉरी। अब देखना आप, डेल्टा u आपके पास क्या है, डेल्टा u हर प्रोसेस के लिए फिक्स होता है, NFR डेल्टा टी बाई 2। अब देखते हैं यहाँ पे, चूंकि डेल्टा u हमारे पास NFR डेल्टा टी बाई 2 है, कहने का मतलब हमारे पास डेल्टा टी यहाँ पे क्या है, ठीक है, NFR डेल्टा 2, F बाई 2 को तुम बाहर लो, NR डेल्टा टी को हम लोग PV का प्रोडक्ट फाइनल माइनस PV का प्रोडक्ट इनिशियल लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है PV इज इक्वल टू व्हाट, NRT, मतलब ये जो चीज होगा हमेशा ही इसके बराबर होगा। तो हमने बोला ये वाला फाइनल माइनस ये वाला इनिशियल, तो डेल्टा u निकल के आ गया आपके पास F बाई 2 अपॉन में PV फाइनल माइनस PV इनिशियल, और ये आपको पहले से पता था। बस अब ये वाली बात मैं आपको बता ही दिया यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और गामा क्या है माय डियर, गामा इज व्हाट, गामा कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस 2 बाई एफ। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड पे पहुंच चुके हैं हम लोग। गामा, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कई बार पूछा हुआ है PV की पावर गामा, डिफरेंट आपको गैसेस के लिए रेशियो पूछा हुआ है, कभी उनका रिलेशन पूछा हुआ है, तो बहुत तसल्ली से सुनना। F इज व्हाट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, अलॉन्ग विथ वाइब्रेशन, नॉन वाइब्रेशन, लीनियर, नॉन लीनियर, ये सारी चीजें जो अपन पहले डिस्कस किए थे यहाँ पे काम आ जाएगी। अगेन मैं बोल रहा हूँ PV की पावर गामा जब कांस्टेंट है तो हमें जिसके बीच रिलेशन चाहिए सब्स्टिट्यूट कर दो। और कहां से, PV इज इक्वल टू NRT। मान लो मुझे चाहिए T और V, तो कुछ नहीं करना है, बस आप अगर यहाँ पे P की जगह आप T का रिलेशन मान लो मुझे ये चाहिए T की पावर गामा -1, तो मुझे क्या पता है, PV की पावर गामा, मुझे तो यही पता है ना PV की पावर गामा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अगर ये इसके बीच में रिलेशन जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, अगर मुझे इसके बीच में रिलेशन जानना है तो मुझे क्या करना होगा,
अगर मुझे इसके बीच में रिलेशन करना है तो P की जगह आप बस T लाओ, P की जगह मतलब ये कैसे आएगा, तो P इज इक्वल टू वॉट, P इज इक्वल टू वॉट VP/NRT, मतलब PV इज इक्वल टू वॉट NRT। मुझे P की जगह चाहिए तो क्या हो जाएगा NRT/V, तो भैया T/V, तो T और V पहले से है तो गामा-1, T/V गामा-1 कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट वाले टर्म उधर उठा के फेंक दो, कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा होगा। ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बीच में रिलेशन चाहिए बस उसको उठा के फेंको PV/NRT के साथ और सब्स्टिट्यूट कर दो, मजा आ जाएगा। अच्छा ये वाली चीजें वापस उधर ले जाके समझाता हूं बहुत डिटेल में। ये देखो मोनोटॉमिक के लिए F की वैल्यू तो तुम्हें पता है, डायटोमिक में F की वैल्यू दैट इज व्हाट डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, लेकिन अगर तुम मार्केट में गामा की वैल्यू रट के घूमते हो तुम्हें मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो अभी हम शाम को PYQ सॉल्व कर रहे होंगे। जब मेरे पास मोनोटॉमिक है तो गामा की वैल्यू 1.67 हो जाएगी और यहीं से कैलकुलेट करना है बेसिकली। अब तुम देख लो याद करना है या नहीं याद करना है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं तुम्हें बता दूं, हमारे पास ये वाली जो पॉइंट देख रहे हो आप, बल्क मॉड्यूलस वाली, बल्क मॉड्यूलस फॉर आइसोथर्मल एकदम डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा हुआ है जेई में कई बार, तो मैं इसलिए यहां पे उठा के लेके आया हूं कि वहां का एमसीक्यू यहां पे भी पूछा जा सकता है। बल्क मॉड्यूलस फॉर आइसोथर्मल इज व्हाट B इज इक्वल टू P एंड एडियाबैटिक में बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू गामा टाइम्स P। गामा कैलकुलेट करना आता है आपको 1+2/F। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये जो स्लाइड है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग आइसोथर्मल के बारे में सीखने जा रहे हैं। अच्छा हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखना है, बेसिकली प्रोसेस तो हमारे हो चुके हैं। अब हमें देखना है कि पीवी का जो एरिया है वो क्या देता है। तो यार पीवी का जो एरिया है या आप जो देख रहे हो पीवी का एरिया क्या देता है हमारे पास, तो मैं आपको दिखा दूं। ठीक है बढ़िया दिख रहा है आप लोग को। जब आप लोग को मान लो कोई वीडियो स्लाइड ना दिखे तो आप YouTube पे जूम करने का ऑप्शन होता है, आप YouTube पे भी जूम कर सकते हो। अब देखो यार पीवी एरिया, पीवी का एरिया क्या देता है, वर्क डन देता है। पीवी का एरिया वर्क डन देता है, ये बात मैं कैसे मान लूं भैया, पीवी जो है पीवी इक्वल्स टू व्हाट एनआरटी, और आप अगर वर्क डन का फॉर्मूला देखोगे पीडीवी, मतलब वर्क डन का फॉर्मूला ही क्या है, एरिया अंडर कर्व पीडीवी। जैसे वर्क डन का फॉर्मूला ही तो है पीडीवी, मतलब P वर्सेस वॉल्यूम का जो कर्व है उसको अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो हमें वर्क डन देगा। बात समझ में आ रही होगी। अब देखना यार ये PV का अगर ग्राफ दिया हो, हमें बताना है कौन सा प्रोसेस है, तो ये आइसोबारिक होगा, ये आइसोकोरिक होगा और ये एडियाबैटिक होगा। सबसे ज्यादा डाउट आता है एडियाबैटिक में और आइसोथर्मल में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, कई बार डायरेक्ट स्लोप पूछा जाता है और वही स्लोप बेसिकली वर्क डन होता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब स्लोप पूछता है। भाई डियर आप बोलोगे कि सर स्लोप नहीं सिखाया, भाई स्लोप ही वर्क डन है, पीवी का जो स्लोप है या कर्व है वही तो वर्क डन है। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखना ये वर्क डन बाई 4 तो पता है ना भैया हमेशा ही 0 होगा, और ये तुम्हें पता है सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा एरिया है। तुम्हें एरिया देख के तो समझ में आ रहा होगा कि W3 यहाँ आएगा, W2 यहाँ आएगा, लेकिन हम एग्जाम में भूल जाते हैं कि W2 कौन था, W3 कौन सा था। याद रखना हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो, जो कर्व होता है W2 का मतलब आइसोथर्मल का हमेशा ऊपर होता है देन एडियाबैटिक। अगर आइसोथर्मल का कर्व एडियाबैटिक से ऊपर है मतलब उससे किया गया वर्क डन जो है वो ज्यादा ही होगा। यही चीज है जो आपको याद रखना है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम में। अब देखना यार आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू व्हाट, अगेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये सारी वही चीजें हैं जो अपन यहाँ पे देखे थे, इसके बल्क मॉड्यूलस वाला, उसमें हमारा B इज इक्वल टू डायरेक्टली P और यहाँ पे B इज इक्वल टू गामा टाइम्स P। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में यही डिफरेंस है। एक चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो एडियाबैटिक का स्लोप है वो बड़ा होता है आइसोथर्मल से, एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो बड़ा होता है आइसोथर्मल से। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज व्हाट, मोर स्टीप। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज व्हाट, मोर स्टीप, दैट्स व्हाई ये क्या है, नीचे है और आइसोथर्मल हमारा ऊपर है। समझ में आती होगी बात। अच्छा जैसे हम एडियाबैटिक पढ़ते हैं पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सिमिलरली जब पीवी की पावर x होगा तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। जब हमारे पास पीवी की पावर x होगा तो वो क्या बन जाएगा माय डियर, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बन जाएगा। जब भी मेरे पास ये होगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बन जाएगा।
जब ये मैं बोल रहा हूँ PV की पावर x इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बन जाएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब PV की पावर x है, आप पुराने फॉर्मूले से सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो कर लो, वैसे इतना ज्यादा नीट में इससे सवाल नहीं पूछा गया है, तो बस आप देख सकते हो अपनी सहूलियत के लिए देखो। और इसका बस एक ड्रॉ पॉइंट है कि ये x नॉट इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे, सॉरी x इक्वल्स टू 1 पे ये एप्लीकेबल नहीं है। अब चैप्टर को खत्म करने की बारी आ गई है, लास्ट के कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट बचे हैं, अपन इसको देख के खत्म करते हैं। यार देखो, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है और इंट्रोपी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल है। मैं चाहूँगा जब मैं पढ़ रहा हूँ इस टॉपिक को, मैं इसीलिए एग्जैक्ट लाइन लिख के लाया हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिट सवाल पूछता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और होगी, मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ और होगी, लेकिन जो एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है हमें उस पर फोकस करना है। तो लेट्स सी व्हाट इट सेज। इट सेज दैट मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी दिख रहा होगा आप लोग को, लेट मी जूम, लिटिल जूम इट आउट, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी। माय डियर, मोलर हीट कैपेसिटी जो आप देख रहे हो, इट इज व्हाट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल स्पीसीज बाय 1 डिग्री। समझ में आ रही है? 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाकर कितना बढ़ाना है वो भी पता है, 1 डिग्री सेल्सियस। 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाना है और कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस। अब इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब यहीं पे ये जो पहले क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S, और यहाँ पे C जो है वो मोलर हीट कैपेसिटी। पहले ये मास के लिए होता था, तुम्हें याद हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी होता है, जैसे मोलर हीट कैपेसिटी होता है वैसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। मोलर में हम लोग 1 मोल का हीट और 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाते हैं, तो हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, यहाँ पे 1 kg का 1 टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाते हैं। अब देखना यार, डेल्टा Q इज पाथ डिपेंडेंट, डेल्टा C इज ऑल्सो पाथ डिपेंडेंट। यहाँ पे ये सारी बात आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं चाहूंगा आप इसको नोट पॉइंट में ले, और यही वो पॉइंट है जिसको बताने के बाद इट इज समथिंग हमारा चैप्टर का 85% पार्ट हो चुका है। क्या है ये, क्या कहता है, एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा Q 0 होगा, मतलब C 0 होगा। क्यों? क्योंकि C का फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे। C का फॉर्मूला क्या है भाई डियर, इंट्रोपी, यही तो है अपन, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन में, C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन में N डेल्टा T। अब मैं एडियाबैटिक की बात करूं, आइसोथर्मल की बात करूं, आइसोकोरिक की बात करूं, ये सारे प्रोसेस में हमें यहाँ पे C की वैल्यू बताएगी कि, मतलब फाइनल ये वाले टर्म बताएंगे कि C की वैल्यू क्या होगी। यार CV इज इक्वल टू FR/2 सबसे इंपॉर्टेंट है। C क्या है, CV का मतलब क्या है, स्टेटमेंट लिखा रहता है, हमें वहां से कैच आउट करना होता है। दिस इज व्हाट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम बोले तो आइसोकोरिक, CV इज इक्वल टू FR/2, और CP बोले तो CP मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दोनों के बीच में रिलेशन बताने वाले आदमी थे मेयर्स, जो उन्होंने रिलेशन बताया था CP माइनस CV इज इक्वल टू व्हाट R। और CP क्या होता है, F/2 1 प्लस टाइम्स ऑफ R। ये दोनों बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमें ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CP अपॉन में CV के रेशियो को हम लोग गामा बोलते हैं, और गामा में पहले ही आपको बता दिया था 1 + 2/f होता है। यार यहाँ के बाद सारी चीजें बहुत ईजी है और आप देख सकते हैं, जस्ट मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। अगला चीज है पॉलीट्रॉपिक। देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगेन बोलूंगा, आप देख सकते हो एक बार, बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंस मुझे अभी इसको वाइंड अप करना है। आप इस चीज को आप स्किप आउट कर सकते हो। बाकी ये सारी चीजें हैं हमारी सिंक, और ये सारी चीजें हमें तब समझ में आएंगी जब अपन न्यूमेरिकल के साथ इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कार्नोट इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट जेईई मेंस 2025 में पूछा गया है। अब देखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इस चीज को मेंशन करना है, और जब मैं अभी शाम को हमारी जो लाइव सेशन होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जब मैं ये कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि भैया इसकी थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है, दैट इज व्हाट इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन 1 - Q2 अपॉन में Q1। ये हर इंजन के लिए होता है, और ये हमारे सिंक के लिए है T2 अपॉन में T1। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या करता है कि मिक्सचर का CV, CP और गामा पूछता है। माय डियर फ्रेंड, लास्ट टॉपिक है बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। जैसे क्यों ज्यादा सवाल पूछता है, चैप्टर के लास्ट टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं माय डियर? चैप्टर के लास्ट टॉपिक आते आते जो लास्ट टॉपिक होता है वो शुरू के फॉर्मूले से लेकर लास्ट तक के सारे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करता है। सिमिलरली जो लास्ट टॉपिक है हमारा मिक्सचर मतलब कि हमारे पास मिक्सचर का CP पूछ लेगा,
CV पूछ लेगा और गामा पूछ लेगा। पहली बात, मास ऑफ मिक्सचर निकालना है आपको तो समझ में आ जाएगा कि N1 मल्टीप्लाइड बाई M1 प्लस N2 मल्टीप्लाइड बाई M2 प्लस इस तरह करके आप नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर सकते हो, तो आपका मास मिक्सचर आ जाएगा, मिक्सचर का मास। CP निकालना है तो आप N1 CP1 प्लस N2 CP2 इस तरह करके अपॉन में N1 N2 कर सकते हो। बस मैं ये कहूंगा भैया इसको लिख लो 50 बार, 10 बार, 20 बार, याद कर लो, मजा आ जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे शाम में, बस 2 स्लाइड और है। ये देखो, ये तो एकदम बाबू वाला चीज है। अगेन इसमें कुछ समझाना नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट की जो 2-3 स्लाइड है ये केवल और केवल आपके लिए है। मैं हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स सी, लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पे देखेंगे अगला पॉइंट है रिगार्डिंग एंट्रोपी। अगेन बस फॉर्मूला याद कर लो, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में टी। डिफरेंट रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसको भी अपन क्वेश्चन के फॉर्म में समझेंगे। आपको अच्छा लगे ये वाला नोट तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। मैं साइड हट जा रहा हूँ। हमारे पास यही वाला पॉइंट है जो अपन अभी तुम्हें समझा रहा था, एफिशिएंसी, रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन के बारे में। ये भी चीजें हम डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में समझेंगे शाम में अपने वीडियो में। लास्ट स्लाइड हमारी क्या है, ये डायरेक्ट सवाल पूछता है इस पे, इसीलिए यहाँ पे लिख के लाया हूँ। देखो क्या है, कोलिजन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। जब भी हमारे पास मोशन हो रहा है या जो रैंडम मॉलिक्यूल का मोशन है उसमें क्या होगा, जो मोशन होगा उसमें कितना रिलैक्सेशन टाइम है, दैट इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। मार्क माय वर्ड, दिस टेम्परेचर इज इन व्हाट, केल्विन। SI यूनिट केल्विन में होगा। और यही सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा याद रखना यार, इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर के थ्योरी को कंबाइन करके एक बहुत जो 10-15 लेक्चर का क्लास होता है उसको हमने एक लेक्चर में कॉन्साइज करने का काम किया। 1-2 टॉपिक अगर छूट गया होगा तो यार कमेंट सेक्शन में लिख देना, विल कवर इट इन नेक्स्ट सेक्शन। और अब इस थ्योरी को तुमने पढ़ लिया, लेकिन ये फायदा तभी करेगा जब इससे लास्ट 15 साल के PYQ तुम बना लोगे। लास्ट 15 ईयर्स PYQs जो मैं अभी अपने वीडियो में लिंक में इसमें अटैच कर दूंगा, उसको कर लेना। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। जय हिंद।